माइग्रेशन फ्लोज को देखें कि किस तरीके से माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो माइग्रेशन को आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक तो ऑथराइज माइग्रेशन हो गया कि जिसमें आप पेपर वर्क वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं। एक अनऑथराइज्ड माइग्रेशन हो गया जिसमें आप अपना देश छोड़ के किसी भी देश में एंट्री कर जाते हो इनलीगल तरीके से। टेम्प्रेरी और लॉन्ग पे भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। कुछ लोग टेम्प्रेरी काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब 2 साल 4 साल के लिए जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ लंबे टाइम के लिए, कुछ तो वहीं पे रहने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इन सारे जो हमने भी टाइप डिस्कस की उसका अलग अलग इम्पैक्ट हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास पे पड़ता है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है परमानेंट हाई स्किल्ड माइग्रेशन। आप इस 4 वर्ड को पढ़ते ही समझ गए कि परमानेंट यानी आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे आप हमेशा के लिए रहने जा रहे हो। हाई स्किल्ड यानी आप काफ़ी पढ़े लिखे प्रोफेशनल हो जो माइग्रेट कर रहे हो। तो काफ़ी सारे मतलब रिसेंट डेकेड से 30-40 साल से ये चल रहा है। क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट एंड ऐसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जो डेवलप है, पूरी तरीके से विकसित कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोग जाते हैं जिनके पास बहुत अच्छा हाई स्किल का नॉलेज है, आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएट और मास्टर्स लोग। और ये कंट्रीज़ उनको, क्योंकि उन कंट्रीज़ को पता है जो विकसित है कि हमें इस टाइप के वर्कर्स की ज़रूरत है जो इतने स्किल्ड हैं, तो वो उनको वहाँ पे रहने के लिए और बेनिफिट्स देती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लें ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये वाला है ना ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली कहीं बुक में गड़बड़ होती है तो इधर भी गड़बड़ आती है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में सिस्टम है पॉइंट सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए ना, वो एक लिस्ट बना लेंगे कि हाँ, आपने इंजीनियरिंग की है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, क्वालिफाइड हो, पॉइंट्स आपके हर मतलब क्वालिफिकेशन और आपके नॉलेज के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको पॉइंट देंगे और फिर डिसाइड करेगा कि क्या आप उस देश में रहने के लायक हैं या नहीं। यूनाइटेड स्टेट में अलग सिस्टम है। वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई लोकल कंपनी है वहाँ की, चाहे बड़ी ही कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, वो कहती है कि ये जो इंसान आया हुआ है भारत से, इसको हमें रखना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो आपको सिटीजनशिप या जो भी है वो दे सकती है। ज़्यादातर इन सारी कंट्रीज़ में जो हाई स्किल्ड माइग्रेशन होता है परमानेंट रेसिडेंसी, मतलब परमानेंटली वहाँ पे रहने के लिए, वो इंडिया और चाइना से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग का पॉपुलेशन भी बड़ा है और पढ़े लिखे भी तो हैं। टेम्प्रेरी हाई स्किल्ड माइग्रेशन, तो ये भी डेवलप कंट्रीज़ यानी विकसित कंट्रीज़ में ही होता है। इसके तहत परमानेंट रेसिडेंट आपको बना लिया जाता है फॉरनर्स को। कभी कभी आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही जाते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आईटी सेक्टर जब डेवलप हो रहा था 1990 के हिसाब, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और इसी से संबंधित स्किल की ज़रूरत थी। 1990 में शुरू हुआ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि 1990 में कोई चीज़ अगर शुरू हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे, अब मान लीजिए कि आईसीटी के बारे में पढ़ाना है किसी को, तो टीचर्स कहाँ से आएंगे? जिनके पास नॉलेज होगा वही तो पढ़ा पाएगा ना। तो इस वजह से ये सही से चलता नहीं है। इन लोगों ने उन सारी कंट्री से थोड़े पीरियड के लिए टीचर्स वगैरह बुलाना शुरू किया जिनको इसमें नॉलेज हो। तो अगेन भारत से प्रोफेशनल्स गए थे बिकॉज भारत में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी, लोग उतना हाई फाई पढ़ाई करते थे, कुछ ही लोग पढ़ते थे पर पढ़ते थे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इन लोगों ने भारत से कुछ हाई स्किल्ड टीचर्स को बुलाया और करीब 2000 बच्चे उनसे पढ़े। अब उनके पास 3 सालों के अंदर 2000 लोग हो गए काम करने के लिए, तो वो भारत का टीचर जो गया है वो वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप समझिए, अब उनके पास 2000 काम करने के लिए लोग हो गए ना, उसमें से बहुत सारे टीचर बन जाएंगे। टेम्परेरी लो स्किल्ड माइग्रेशन, अब मान लीजिए कि कोई चीज़ें ना बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए हमको चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत है या छोटे छोटे इस तरीके के काम करने वालों को ज़रूरत है, तो वो उनको कोई बहुत ज़्यादा पैसा उनको देना नहीं है, तो वो इस तरीके के लो स्किल्ड जिनके पास बहुत कम कौशल हो, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, उनको बुलाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जगहों पे जॉब करने भारत और पाकिस्तान से ज़्यादातर मैनुअल लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जाते हैं, जो मैनुअल लेबर करते हैं हाथ वगैरह का इस्तेमाल करके या सामान वगैरह उठा के लेके जाना, और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाने में मदद करते हैं, और ये ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत से जाते हैं। अब फैमिली माइग्रेशन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने आई डोंट नो कितने लोग बहुत सारे शोज़ वगैरह देखते हैं या मीम्स नोटिस करते हैं, तो एक्चुअली अमेरिका जो है ना वो ग्रीन कार्ड देता है। ठीक है,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमेरिका में शादी किसी से कर ली एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, यानी अमेरिका में रहने के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा, आप वहाँ के सिटीज़न बन जाओगे। तो यूजुअली फैमिली माइग्रेशन तब होता है, मान लीजिए कि आपने एक अमेरिकन लड़की या लड़के से शादी कर ली और साथ में आप गए, आप अपने फैमिली वालों को, अपने भाई बहन को भी ले गए, और ज़्यादातर लोगों को परमानेंट वहाँ पे वो मिल जाता है, उन लोगों ने भी शादी कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस पे काफ़ी ग्रीन कार्ड पे मीम है कि शादी कर लो तो जल्दी मिल जाता है और वीज़ा फ्री माइग्रेशन एंड स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत सारी कंट्री में वीज़ा फ्री माइग्रेशन होता है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में एक्सेप्शंस है जहाँ नहीं होता। डिपेंड भी करता है कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट जो है ना वो कितना पावरफुल है। तो अभी जापान और जो जापान है और दूसरा कंट्री कौन सा है कमेंट में बताइएगा, उसका वीज़ा सबसे पावरफुल है। वो लोग अराउंड 192 कंट्रीज़ में फ्रीली बिना मतलब उनका पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, बिना वीज़ा के वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स रह नहीं सकते बट घूम फिर सकते हैं। तो वीज़ा का एक और चीज़ आपको समझा देती हूँ कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है, वीज़ा एंड पासपोर्ट। तो देखिए, पासपोर्ट आपकी देश बनाएगी, यानी आप भारत के हो तो भारत आपका पासपोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो उससे क्या आपको अलाउ होगा कि आप भारत छोड़ के बाहर जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी। अगर वो वीज़ा नहीं देती तो आप पासपोर्ट लेके भारत तो छोड़ सकते हैं पर अमेरिका नहीं जा सकते, मतलब कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, ठीक है। भारत का भी मतलब कुछ कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के अलाउड है, या पहुंचने पे ही आप वीज़ा ले सकते हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वगैरह में ही अलाउड है, ज़्यादा नहीं अलाउड है, ठीक है। तो सबसे पावरफुल हमारे इधर तो मतलब पूरे वर्ल्ड में जापान ही का है। तो ये होता है वीज़ा और पासपोर्ट में डिफरेंस, ठीक है। तो ये पेपर पढ़ रहा है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। तो वीज़ा फ्री में आप ऐसे माइग्रेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स जो है ना, स्टूडेंट्स को अगर आप मान लीजिए कि ट्रैवल कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ में, एजुकेशन से संबंधित पढ़ने लिखने के लिए यंग लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री से हो, डेवलप कंट्री से हो, तो जाके पढ़ सकते हो, आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और एक वीज़ा मिलता है जिसको पता नहीं कैटेगराइज किया जाता है, अगर आपको समझना हो उसके बारे में तो कॉमेंट करके बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। कैटेगरीज भी होते हैं, तो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और जब तक आपको पढ़ाई नहीं खत्म हो जाती वो कर सकते हो। अब एक सबसे समस्या वाला माइग्रेशन इस टाइम पे हो रहा है जो कि बहुत चैलेंजिंग है, वो है रिफ्यूज़ी का, या अजाइलम सीकर्स का, या ट्रैफिक्ड वुमेन का, या बच्चों का भी। ये अनऑथराइज्ड लेबर का माइग्रेशन हो रहा है, यानी इस तरीके के लेबर्स हैं, मान लीजिए कि जिनके पास बिल्कुल भी कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल नहीं है, उनके पास कोई कौशल नहीं है और इनको काम करना है, ठीक है। इनके देश में समस्या भी हो सकती है, कोई भी रीज़न से इनको बाहर काम करना है। तो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि XYZ कंट्री से, इसमें जगह ही नहीं है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, मान लीजिए कि कोई भी XYZ कंट्री है, वहाँ से कोई USA काम करना चाहता है और USA को ऐसे बिना कौशल वाले चाहिए ही नहीं, तो वो तो रोक देगा कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम वीज़ा नहीं देंगे इनको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर जिस भी कंट्री के होते हैं, आप उनके साथ पासपोर्ट वगैरह बनवाते हो, अपना डॉक्यूमेंट देते हो, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। ये लोग बिना डॉक्यूमेंट बनवाए इस तरीके से चले जाते हैं, गलत रास्तों से, कहीं से भी दुख दर्द सह के। ऐसी बहुत सारी आपको मूवीज़ देखने को इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोशिश करिएगा देखने का। एक अभी रिसेंटली ही कोई मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं, उसमें वैसे कोई बहुत पॉपुलर एक्टर्स नहीं थे, आई डोंट नो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं खुद ही कमेंट कर दूंगी। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि उसको नहीं मिलता है आई थिंक वीज़ा, मैंने भी मूवी ध्यान से देखी नहीं है, मतलब बीच बीच में देखी है। तो वो फ्लाइट के अंदर छुप छाप के चला जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए। तो इस तरीके से बिना मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको अनऑथराइज कहा गया, यानी आपको परमिशन नहीं मिला है, ठीक है, और ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है वहाँ पे एंट्री करने का, और आप बिना परमिशन के वहाँ पे एंट्री कर दिए हो, ठीक है। और ये बहुत ही समस्या वाला चीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद फेमिनाइजेशन क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन में, तो देखा जाता है कि
साउथ ईस्ट एशियन विमेन चाहे विमेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जॉब के लिए जाती हैं। इस पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक यूएस पे ही डॉक्यूमेंट्री है ये, ज़्यादातर ना हम ही लोगों के देश की और एशिया की, ये चाइना कोरिया वगैरह की बहुत सारी, कोरिया तो नहीं बोलूँगी, मान के चलिए ये फिलीपींस वगैरह से बहुत सारी औरतें जो होती हैं ना, या जिसके बारे में इसमें बात किया गया है, बहुत कम एजुकेटेड, लेकिन वहाँ पे ना किस तरीके के काम के लिए जाती हैं, जैसे कि घर में मेड का काम हो गया, या उनके बच्चे हैं तो उनको केयर गिवर का काम हो गया, बच्चों को देखने वोखने का, या इंटरटेनर का, डांस वगैरह बार वगैरह में करने का, ठीक है। बहुत सारी औरतें इसी इन सब कामों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होती, माइग्रेट करती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा उनके प्रति भेदभाव, उनका शोषण और अब्यूज़ होता है। आप खुद सोचिए कि कोई भी अगर किसी के घर पे मेड बन के जा रहा है, तो वो एक ऐसे क्लोज़ एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एंटरटेनर बन के जाता है। इन सब कामों में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में वो बहुत वीक और मतलब शोषण के प्रति बहुत ज़्यादा उनका वो हो जाता है, मतलब शोषित होती हैं बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए कि आदमी जा रहे हैं काम करने, तो वो फैक्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन ग्रुप में या प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ग्रुप में काम कर रहे हैं, पर मेड तो ग्रुप में नहीं होगी ना, या इंटरटेनर है तो ग्रुप में नहीं होंगे, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। तो विमेन का जो ये सिस्टम है वो बहुत खराब है, ठीक है। अब प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ सोशियो कल्चरल एडेप्टेशन देख लेते हैं।